हम लोग बहुत श्रद्धा से और प्यार से माँ साहब बोलते हैं। अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती के अवसर पर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि इस बार कैबिनेट इंदौर में हो और होलकर राजाओं के द्वारा निर्मित इस राजवाड़े के अंदर हम कैबिनेट करेंगे। निश्चित रूप से हम सब इंदौर ही नहीं, मालवा निमाड़ के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि अहिल्या माता ने जहां तक का शासन था वहां के सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने आज कैबिनेट करके इस स्थान को महत्व दिया है। और मैं भी यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 4 मजबूत स्तंभों की बात की है: युवा, महिला, किसान। इसमें से महिला सशक्तिकरण ये हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय और ये पूरा की पूरा माँ साहब को समर्पित है, अहिल्या माता जी को समर्पित है। और उनके ही सम्मान में 31 मई को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भोपाल पधार रहे हैं और 2 लाख महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। महिला सशक्तिकरण के लिए जो कार्यक्रम केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, जिस प्रकार महिला कामगारों के लिए औद्योगिक क्षेत्र में उनके आवास की व्यवस्था केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से सभी औद्योगिक क्षेत्रों में महिला कर्मचारियों के लिए आवास बनाने का निर्णय आज कैबिनेट ने भी लिया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी इस विषय में विशेष रुचि ले रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार से भी हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी भोपाल और इंदौर की भोपाल से ही मेट्रो ट्रेन का भी लोकार्पण करेंगे। इंदौर और भोपाल, और साथ ही दतिया एयरपोर्ट और सतना का एयरपोर्ट, उन दोनों का भी वहीं से लोकार्पण करेंगे। माता जी के जो 300 जयंती पर 20 मई से 31 मई तक काफी कार्यक्रम है। कल पता नहीं आप लोगों ने नाटक देखा कि नहीं देखा, अद्भुत नाटक था। मतलब प्रहलाद भाई और हम जरा कठोर माने जाते हैं, हमारी आंख में आंसू बहुत कम आते हैं, हमारे कारण बहुत सारे लोगों को आ जाते हैं, पर कल वहां हमें भी आंसू पोंछना पड़ा। इतना जबरदस्त नाटक था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहीं पर निर्णय लिया कि प्रदेश के जहां जहां जो शहर मांगेगा वहां पर ये नाटक हम कराएंगे, और उसके प्रोग्राम भी बन गए हैं। कालिदास संस्कृति अकादमी उज्जैन में भी होगा। महिदपुर में देवी अहिल्या केंद्रित महिला कवि सम्मेलन होगा। ग्वालियर, भोपाल, बैतूल में यही महानाट्य प्रस्तुत किया जाएगा। इंदौर में एकल कविता पाठ व सांस्कृतिक गतिविधियां लगातार चलेगी। देवी अहिल्या केंद्रित महानाट्य श्री योगिनी अहिल्या, ये भी अब एक बार फिर से लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में होगा। राजवाड़ा परिसर में माता जी के लिए एक समर्पित महिला सशक्तिकरण के लिए भी कार्यक्रम होगा। राहवीर योजना
जब कभी भी एक्सीडेंट हो जाता तो साधारणतः लोग देख के और आगे बढ़ जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी इसकी चिंता थी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर चिंता प्रकट की। मुझे कहते हुए गर्व है कि अब कहीं पर भी एक्सीडेंट होगा, जो भी राहगीर रोक कर उस घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाएगा या उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाएगा, उसको 25,000 रुपये सरकार की ओर से मिलेगा। उसको तत्काल 108 एम्बुलेंस पर फोन भी करना होगा। और ये राहगीर योजना निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों की जान बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। और जब जिस व्यक्ति को पुरस्कार मिलेगा उसको पुलिस परेशान भी नहीं करेगी। एक निर्देश शासन की ओर से है कि जो भी व्यक्ति घायल व्यक्ति को उपचार के लिए या उसकी जान बचाने के लिए सहयोगी बनकर सामने आए, पुलिस उसके सहयोगी बने, उससे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं करे। आप सभी जानते हैं कि हमारी सरकार किसानों को उनकी आय दुगनी हो, और इसलिए आपने देखा होगा कि एमएसपी हम लगातार बढ़ा रहे हैं। जहाँ एमएसपी बढ़ा रहे हैं वहाँ पर हम किसान के उत्पादन को खरीद भी रहे हैं। और इसलिए इस बार हमारी सरकार ने एमएसपी तो 2400 और 2500 रुपये निर्धारित की गई थी। हमारी सरकार ने 75 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देकर 2600 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदा। और इस बार रिकॉर्ड खरीदी हुई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 30 मीट्रिक टन अधिक, लगभग 62% अधिक है। 30 लाख मीट्रिक टन अधिक है, जो 62% पिछले बार की तुलना में अधिक है। मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि लगभग 20,000 से 20,000 करोड़ रुपया किसानों को बांटा गया, उनका पूरा उत्पादन खरीदा गया। 9 लाख किसानों से टोटल खरीदा गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, विभाग के अधिकारी और माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद दिया है, और पूरे मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री जी को इस अच्छे कार्य के लिए बधाई भी दी है। शायद आपको स्मरण होगा कि सीतामऊ में पिछले माह किसान सम्मेलन हुआ था, और इस किसान सम्मेलन का उद्देश्य, किसान समागम का उद्देश्य यही है कि कृषि आधारित उद्योग को हम बढ़ावा दें और आधुनिक खेती कैसे की जाए, साथ ही प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती कैसे की जाए। वहाँ न सिर्फ प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इसका मार्केट भी डेवलप हो। इसके लिए किसान समागम पिछले समय बहुत ही सफलतापूर्वक सीतामऊ में संपन्न हुआ है। दूसरा हमारा इसी प्रकार का किसान समागम नरसिंहपुर में 26 से 28 मई के बीच में होगा, जहां कृषि आधारित उद्योग पर चर्चा होगी। उसी प्रकार क्रॉप पैटर्न बदलने का मार्गदर्शन देंगे उन्हें। किसान उन्नत हो, किसान की आय डबल हो और ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती की तरफ किसान जाए, इस दिशा में उनको प्रशिक्षण देने का काम इसमें होता है। और साथ ही वैल्यू एडिशन कैसे हो सकता है, गांव के अंदर ही छोटे उद्योग, बड़े उद्योग, किसान सिर्फ उत्पादन नहीं करे, रोजगार देने वाला व्यक्ति भी बने, इसके लिए भी वहां पर प्रशिक्षण देने का काम हम लोग करने वाले हैं। बहुत तेज या कम कर दो। मित्रों,
आप सभी जानते हैं कि शहरों का विकास बहुत तेजी से हो रहा है और कई बार दो शहरों के बीच में यदि विकास करना हो तो कौन सी एजेंसी करे, ये हमेशा एक प्रश्न चिन्ह उठता है। जैसे इंदौर के लिए हमको अंतर्राष्ट्रीय एक एयरपोर्ट चाहिए। अब उस एयरपोर्ट को नगर निगम बनाए, कौन ज़मीन उसकी सिलेक्ट करे, इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि एक ऐसी संस्था हो जो कि इस बारे में विचार करे, 2-3 शहरों के बारे में कैसे एक समेकित डेवलपमेंट और 2-3 शहर क्लब होकर विकास के बारे में सोचे। इसके लिए महानगर काउंसिल का एक, जब संविधान का 74वां संशोधन हुआ था उस वक्त संविधान में ये गाइडलाइन थी कि शहरों को एक महानगर परिषद बनाना चाहिए। तो हमने भी आज की कैबिनेट में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण बने। अब अभी एक हमने नियम का एक ढांचा बनाया है, उसके बाद इसमें कैसे हमें जनप्रतिनिधि को जोड़ना, जनप्रतिनिधियों के लिए काम, जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में काम करना। यह जब प्राधिकरण बना है तो इसका काम सिर्फ 2 संस्थाओं के बीच में गैप फिलिंग का है। इससे नगर निगम का काम प्रभावित नहीं होगा, प्राधिकरण का काम प्रभावित नहीं होगा, वो अपने क्षेत्र में काम करते रहेंगे। बाकी हम एक सहयोगी संस्था बनकर काम करेंगे और इसके चूंकि मुख्यमंत्री इसके चेयरमैन होंगे और इसलिए ये प्राधिकरण शहरों को व्यवस्थित विकास, जो जैसे अब इंदौर के आसपास हम बात करते हैं, इंदौर, धार, कुछ हिस्सा देवास का, कुछ हिस्सा हम धार का, इसे सबको मिलाकर एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बना रहे हैं और उसके पूरे समुचित विकास का ट्रांसपोर्टेशन पता हुआ 25 साल बाद कैसा होगा, कितने व्हीकल होंगे, तो हमें उस हिसाब से अभी से सड़कों का काम है। यहाँ पानी की आवश्यकता कितनी होगी, तो अभी से हम पानी के सोर्सेज के बारे में हम अभी से उसके बारे में सोचेंगे कि समुचित मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर पीने का पानी कितना लगेगा। यदि उस क्षेत्र के अंदर खेती है तो खेती किसान को पानी समुचित रूप से मिल सके, क्योंकि हमारे खेत को पानी देने का हमने संकल्प लिया। तो ये सब काम मेट्रोपॉलिटन काउंसिल करेगी और इसके 3 चरणों में इसकी कमेटी है। 2 चरणों के चेयरमैन मुख्यमंत्री होंगे, 1 चरण के माध्यम तीसरी हमारी काउंसिल बनेगी, उसमें लोकल शहर के सांसद, कमिश्नर, सारे जनप्रतिनिधि होंगे। इसमें जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन और जितने विधायक इस क्षेत्र के हैं वो सब कभी भी आकर किसी भी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहें तो दे सकेंगे। कुल मिलाकर इसका उद्देश्य है कि 2 संस्थाओं के बीच में फिल अप द गैप, जो गैप भरने का एक काम करेगी और विकास तेज गति से इस दिशा में काम करेगी। मित्रों, स्वच्छ भारत मिशन देश के प्रधानमंत्री जी ने चालू किया है और उसमें नगर निगम, नगर पालिकाओं को काफ़ी धनराशि भी आवंटित की गई। अब जो भारत सरकार का स्वच्छ भारत मिशन में है 2.0 में बहुत सारे ऐसे प्रावधान है जो नंबर 1 में नहीं थे और इसलिए उन प्रावधानों की कमी दूर करने के लिए, जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा कि पहले स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से कचरा कलेक्शन के लिए गाड़ियां आ गई। अब उनकी लाइफ 3 साल है, 4 साल है, हमको नई गाड़ी खरीदना है। नई गाड़ी खरीद करने के लिए स्वच्छ भारत 2.0 में वो प्रावधान अब नहीं है और इसलिए हम अब मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता कार्यक्रम हम वापस चालू कर रहे हैं। पहले ये हालांकि 2012 में चालू किया था, पर इसको बाद में जब स्वच्छ भारत मिशन आया तो यह शून्य हो गया था, क्योंकि वो बहुत बड़ी राशि भारत शासन से आ रही थी। अब
आवश्यकता इस बात की, जैसे ड्रेनेज के अंदर मेन होल में व्यक्ति नहीं घुसे, उसके लिए मशीन खरीदना है, तो नगर निगम के पास पैसा नहीं है, और स्वच्छ भारत मिशन जो भारत सरकार का उसमें प्रावधान नहीं है उस सेकंड पार्ट में। तो हम मुख्यमंत्री स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत वो मशीन उनको उपलब्ध कराएंगे। कुल मिलाकर स्वच्छ भारत मिशन लगातार तेज गति से चलता रहे, और इसलिए इसके सपोर्ट के लिए ये मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत हमने आज कैबिनेट में निर्णय लिया है। पहले चरण में हमने 277 करोड़ का ऐसे प्रावधान किया, हालांकि ये राशि मुझे अभी कम दिख रही है, इसलिए आज मैंने कैबिनेट में कहा भी है कि मुख्यमंत्री ये राशि बढ़ाना पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी नगर निगमों में बहुत सारे सामान नहीं है, मैं जा भी जाता हूँ, पर ये इसकी शुरुआत हो गई है। पैसे के तो कभी भी आ सकते हैं, 12 महीने हम लोग कैबिनेट करते रहते हैं, और पर यह एक अच्छी शुरुआत हुई है कि स्वच्छता मिशन जो केंद्र सरकार का वो तेज गति से चलता रहे। आज एक महत्वपूर्ण निर्णय और हुआ है, फिर उसको वैसे कर दो, जैसे ऊपर कर दो सब। लोक माता देवी अहिल्या माता जी को समर्पित, क्योंकि आप सब जानते हैं लोक माता अहिल्याबाई ने उस समय रोजगार देने के लिए बुनकरों को महेश्वर में साड़ी बनाने का प्रशिक्षण दिया था, और आज भी महेश्वर की साड़ी विश्व विख्यात है। उनको ही समर्पित एक स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम हमने फिर से प्रारंभ किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जरूरतमंद व्यक्ति को बैंक ब्याज से 1000 रुपये प्रति वर्ष की छूट दी जाए, साथ ही तो उसको ब्याज की छूट भी देंगे। योजना में 100 करोड़ का प्रावधान है, इसमें युवा महिलाएं सभी सम्मिलित हो सकते हैं, और इस स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से जब व्यक्ति रोजगार मूलक प्रशिक्षण प्राप्त करेगा तो कुछ रोजगार देने वाला भी बन सकता है। जैसे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि रोजगार मांगो मत, रोजगार दो। यह योजना महिला हो या पुरुष उनको रोजगार देने वाला बनाएगी। ये एक बहुत अच्छी योजना आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने पारित की है, जिसमें हमारे बेरोजगार युवाओं को, विशेषकर महिलाओं को बहुत इसका लाभ होगा। आप सभी जानते हैं कि आदि शंकराचार्य जी ने पूरे देश में भ्रमण किया था, और एक सनातन धर्म के लिए एकात्मता के लिए, हिंदू धर्म की एकात्मता के लिए उन्होंने बहुत काम किया, और विशेषकर ऐसी मान्यता है कि ओंकारेश्वर में उन्होंने साधना की थी, और वहीं पर उनको मतलब ईश्वर के दर्शन भी हुए थे, दर्शन प्राप्त किए थे उन्होंने। इसीलिए हमारी सरकार ने वहाँ पर आदि शंकराचार्य जी की एक बहुत बड़ी 108 फुट प्रतिमा का तो उद्घाटन कर ही दिया है, पर अभी उसके आसपास बहुत सारे काम हमें करना है, जैसे उनके जीवन से संबंधित, उनके साहित्य से संबंधित, और सनातन परंपरा के अनुसार किस प्रकार हमारी पुरातन परंपराएं थी, उस सब के विकास के लिए आज 2100 करोड़ रुपए का एक प्रावधान किया है, जिसमें वहाँ लोग प्रशिक्षण ले सकेंगे, वहाँ लोग रहकर अध्ययन कर सकेंगे, लाइब्रेरी होगी, वहाँ रिसर्च मतलब लोग शोध कर सकेंगे, और एक ऐसा केंद्र बन रहा है वो, जो कि एक टूरिज्म के लिए भी बहुत अच्छा होगा। विशेषकर जो भारत की सनातन परंपरा को अगर जानना चाहता होगा तो दुनिया भर के लोग आकर वहाँ पर रह सकेंगे। तो उन सब के लिए छोटे हॉल, बड़े हॉल, मीटिंग हॉल, रहने की व्यवस्था, लगभग 1000 लोग वहाँ रह सकें, उस प्रकार की हॉस्टल भी बन रही है। वहाँ अलग अलग प्रकार की कुछ 5 स्टार टाइप कमरे बनेंगे, कुछ सामान्य कमरे बनेंगे। एक बड़ा संस्कृति केंद्र सनातन धर्म का वहाँ पर बनने जा रहा है। इसके लिए 2100 करोड़ रुपए आज कैबिनेट ने मंजूर किए हैं, और ये पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी क्रांति लाए। जैसे कि उज्जैन में हमने महाकाल लोक बनाया, और उसके बाद वहाँ पर दर्शकों की संख्या लगभग 30 से 40 गुना बढ़ी है।
और वहाँ की अर्थव्यवस्था का चक्र 10 गुना बढ़ा। मतलब इकोनॉमी पूरी, उज्जैन की पर कैपिटा इनकम बढ़ गई। ये भी निमाड़ के क्षेत्र में जब पूरा बन जाएगा, वहाँ पर 3D सिस्टम के माध्यम से आदि शंकराचार्य ने पूरे देश में घूमकर किस प्रकार ऐसा लगेगा उनको कि हम आदि शंकराचार्य के युग में आ गए। इस प्रकार का एक संग्रहालय बनेगा वहाँ पर। लोग उसको निश्चित रूप से देखेंगे ही, जो जाएगा वो एक बार नहीं बार बार देखेगा और सारे देश का वो आकर्षण का केंद्र बने, एक अच्छा पर्यटक स्थल बने। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आज कैबिनेट में हुआ है। जैसा कि मैंने अपने बात के प्रारंभ में ही कहा था कि वर्किंग वुमेन हॉस्टल सब इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर हम बनाने का निर्णय लिया है। अभी प्रथम चरण में हमने उद्योगपुरी जिला के अंदर लगभग 66 करोड़ का निर्णय लिया है, पीतमपुर में 76 करोड़ का, मालनपुर में 29 करोड़ का और औद्योगिक पार्क मंडीदीप में 77 करोड़ का। ये अभी हम हमारे बजट में से कर रहे हैं। पर आज माननीय मंत्रियों ने भी सुझाव दिया और मुख्यमंत्री जी ने भी उसको माना कि ऐसा होना चाहिए कि हमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे भी बात करना चाहिए कि CSR में वे वर्किंग वुमेन हॉस्टल का निर्माण करें और PPP मोड पर भी हम कर सकते हैं। इस सब दिशा में हम लोग काम करेंगे। खास करके औद्योगिक क्षेत्र में महिलाएं सुरक्षित रह सके, इसके लिए यह योजना प्रारंभ की है। एक और आज इंदौर को तोहफा दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। आप सभी जानते हैं होलकर नरेश यशवंत राव जी ने MY हॉस्पिटल बनाया था और उसके बाद अभी तक उसमें बहुत बड़ा काम नहीं हुआ, छोटे मोटे जरूर एक्सपांशन हुआ है, पर इस बार वहाँ पर बहुत बड़ा काम होने वाला है। लगभग 773 करोड़ रुपया। यह वर्तमान जो व्यवस्था है उससे लगभग डबल व्यवस्था हो जाएगी और सब आधुनिकतम सुविधाएं उस हॉस्पिटल के अंदर होगी। हम कोशिश करेंगे यह हॉस्पिटल ऐसा बने जहाँ पे हार्ट का पेशेंट हो या लीवर ट्रांसप्लांट का काम हो। इससे बड़े बड़े काम जिसके लिए लोग दिल्ली बॉम्बे जाते हैं वो इस हॉस्पिटल में सारी सुविधा उपलब्ध कराएं। इसी प्रकार रीवा में भी लगभग 321 करोड़, जो अभियान जिला अस्पताल है उसके विकास के लिए 321 करोड़ रुपए आज स्वीकृत किए हैं। और यह एक इंदौर ही नहीं, इंदौर मालवा ही नहीं, निमाड़ ही नहीं, पूरे सेंट्रल इंडिया के लिए जो गरीब हैं, जो मध्यम वर्गीय हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा, क्योंकि मेडिकल सर्विसेज आजकल बहुत महंगी होती है। और इसी समय में हालांकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आयुष्मान योजना के माध्यम से गरीबों को और मिडिल क्लास के लोगों को बहुत बड़ी सुविधा दी है। साथ ही 70+ के लोगों का भी आयुष्मान कार्ड बनाया है। वह कोई भी व्यक्ति हो, उसके किसी भी परिवार का हो, उन सब का बनाने का काम किया। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है माननीय प्रधानमंत्री जी की। पर फिर भी मिडिल क्लास के व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाता है जब गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाता है। तो यहाँ पर हम इस हॉस्पिटल के अंदर जब 773 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं तो आधुनिकतम सारी चिकित्सा सुविधा यहाँ पर हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। आज की कैबिनेट में यही निर्णय हुए थे। अभी लंच के बाद विकसित मध्य प्रदेश 2047 का एक रोड मैप के बारे में अभी हम लोग सब एक साथ बैठने वाले हैं। इस पर चिंतन मनन होगा, उस पर चर्चा होगी और उसको एक अमली जामा पहनाएंगे। तो इसके बाद भोजन के पश्चात हम
2-3 घंटे फिर से बैठेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2047 में भारत एक सशक्त भारत बने, उसमें राज्य सरकारें किस प्रकार अपनी तैयारी करती है, उस तैयारी को हम लोग कर रहे हैं। और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की कल्पना, दोनों पर हम आज बैठ के चर्चा करेंगे। आप सब लोगों को मैंने अभी कैबिनेट से संबंधित सारी जानकारियाँ दी हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। यार ये कैबिनेट का विषय नहीं, और कुछ पूछना है जी। उसके बाद फिर बैठेंगे। मैं आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री जी खुद बैठे। देखिए खड़गे जी जो बयान देते हैं, अब मैं बहुत वरिष्ठ है, उनके बारे में कुछ टिप्पणी करूँ तो अच्छा नहीं, पर हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए, कोई सा भी राजनीतिक दल कि नेशन फर्स्ट। दुर्भाग्य से लोग ऐसे विषयों पर देश के अंदर राजनीति कर रहे हैं जिस पे नहीं होना चाहिए। मुझे याद आता है अटल बिहारी वाजपेयी को, शरद पवार जी ने भी अपने भाषण में कहा कि जब नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री और मानवाधिकार का हनन हो रहा है जम्मू कश्मीर में, इसको लेके एक सख्त नोटिस यूनाइटेड नेशन में दिया। नरसिंह राव जी पक्ष हो गए क्योंकि प्रतिबंध लगने वाले। उस समय नरसिंह राव जी ने अटल जी से कहा कि इसका नेतृत्व आप करें। सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यूएन में भारत का पक्ष रखा। शरद पवार जी भी उस मंत्रिमंडल में शामिल थे। कल शरद पवार जी ने इस बात का जिक्र भी किया। जब देश की बात हो तो हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए खड़गे जी जो बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं, देश की जनता समझ रही, मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी करूँ ये मैं उचित नहीं। थैंक यू।